जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत उन ब्रिटिशों की आर्थिक नीति के तहत अभी हमको पढ़ना है। जो हमारा टॉपिक है वह परिवहन, और परिवहन में मुख्यतः अपने को देखना है रेलवे का विकास, है ना। भारत में या औपनिवेशिक काल में रेलवे का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा समझना है। इसके अंतर्गत अपने को जानना है कि थोड़ा सा फैक्ट, तथ्य, ठीक है, रेलवे लोग को लेकर थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे। साथ में क्यों हुआ इसका विकास, उसकी बात करेंगे, और इसका परिणाम क्या रहा भारत में, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इस 3 सब पॉइंट के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ फैक्ट से। फैक्ट से अपन देखना चालू करते हैं कि रेलवे के विकास को लेकर तथ्य क्या क्या है। तो तथ्य में याद रखिएगा, सर्वप्रथम रेलवे के विकास के लिए जो प्रस्ताव आया था, सर्वप्रथम मद्रास में आया। तो रेलवे के विकास के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव कहाँ आया कि रेलवे का विकास करना, यहाँ प्रस्ताव आया था मद्रास प्रांत के लिए, ठीक है। और 1846 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रेलवे के विकास पर बल दिया गया, रेलवे के विकास पर बल दिया गया, ठीक है जी। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रेलवे के विकास पर बल दिया गया सर्वप्रथम 1846 में। 1849 में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया। 1849 में पहली बार क्या किया गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया, रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। और यह जो निर्माण था, यह निर्माण था आपका कलकत्ता से रानीगंज के बीच, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। तो रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया गया, सर्वप्रथम कलकत्ता से रानीगंज के बीच। इसके बाद बोला जाता है कि 1853 पहली बार रेल चला, पहली बार रेल चला। कहाँ से कहाँ के मध्य था, तो ये था बॉम्बे से ठाणे के मध्य, बॉम्बे से ठाणे के मध्य रेल लाइन चला था। दूसरा कब चला, तो दूसरा चला 1854 में, 1854 में, और ये चला था कलकत्ता से रानीगंज के बीच। कहाँ से कहाँ के मध्य, तो कलकत्ता टू रानीगंज, तो कलकत्ता से रानीगंज के मध्य क्या हुआ, द्वितीय बार रेलवे का आवागमन हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, बोला जाता है कि भाई 1869 तक, उसके बाद 1869 टू 80 तक, और उसके बाद 1880 के बाद, 1880 के बाद, तो बोला जा रहा है कि 1869 तक क्या हुआ था, रेलवे में जो निवेश था, निवेश, ये जो निवेश था केवल निजी क्षेत्रों ने किया। किसने किया, केवल निजी क्षेत्रों ने किया। इस दौरान जो निवेश था केवल सरकार ने किया, और यह जो निवेश था, बात का समय 80 से बात का, यह निवेश सरकार प्लस निजी क्षेत्र ने किया, सरकार प्लस निजी क्षेत्र ने। सरकार ने निवेश के लिए या विकास के लिए
सरकार ने रेलवे के विकास के लिए सार्वजनिक ऋण लिया। विकास के लिए क्या किया? सार्वजनिक ऋण लिया 5% की गारंटी पर। 5% लाभ की गारंटी पर क्या किया? निजी निवेश को प्रोत्साहित किया। सार्वजनिक ऋण लिया और 5% वार्षिक लाभ की गारंटी पर, वार्षिक लाभ की गारंटी पर निजी निवेश को प्रोत्साहित किया। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा फैक्ट है, तथ्य है जो आपको जानना पड़ेगा। किसको लेकर? रेलवे के विकास को लेकर। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम थोड़ा सा फैक्ट है, कहाँ यह प्रस्ताव, कहाँ रेलवे ट्रैक बिछा, किस गवर्नर ने क्या किया था, बल दिया था विकास पर, कहाँ पहला राल चला, दूसरा बार कहाँ चला, है ना। कॉमन सा फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आता है बात, रेलवे का विकास भारत में क्यों हुआ, क्यों। तो इस क्यों से पहले थोड़ा सा अपना उपनिवेशवाद का चरण देखो। उपनिवेशवाद का चरण, इसको पहले थोड़ा सा समझो, उसके बाद हम लोग क्यों पर आएंगे। ठीक है, उपनिवेशवाद का जो चरण है वो 3 चरण है। एक को बोला जाता है 1757 से 1813, 1813 से 1860 और 1860 से 1947। तो ये जो प्रथम चरण था, इसको बोला जाता है उपनिवेशवाद का वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद का चरण। वाणिज्यवाद का चरण। या वाणिज्यिक पूंजीवाद भी बोल सकते हो, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। क्या? या फिर क्या? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। इसी प्रकार इसको बोला जाता है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। और इसी प्रकार इसको बोला जाता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वित्तीय पूंजीवाद का चरण। मतलब ये जो ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, या जितने उपनिवेश थे, इन सभी का ना एक पर्टिकुलर दौर था। उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इस पूरे औपनिवेशिक काल को 3 चरण में बांटा गया है। भारत के संदर्भ में मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल तो भारत के संदर्भ में उपनिवेशवाद का 3 चरण कहा जाता है। इन तीनों चरणों में ब्रिटिशों का उद्देश्य अलग अलग रहा। अलग अलग उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? भारत का शोषण किया। जैसे कि प्रथम जो है वाणिज्यवाद का चरण या वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, इस समय में ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अपना विस्तार कर अधिक से अधिक क्या करना? व्यापार पे एकाधिकार स्थापित करके लाभ कमाना। जो प्रथम चरण था, इसका उद्देश्य क्या था? क्या बोला गया प्रथम चरण में? राजनीतिक एवं व्यापारिक एकाधिकार। सुनिश्चित करना। राजनीतिक एवं व्यापारिक एकाधिकार सुनिश्चित करके व्यापार के माध्यम से क्या?
अधिक से अधिक लाभ का वाला, साथ में अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करना। मतलब क्या? साम्राज्य का विस्तार करते जाओ और राजनीतिक एकाधिकार सुनिश्चित करो। राजनीतिक एकाधिकार के साथ साथ व्यापारिक एकाधिकार भी क्या करो? स्थापित करते जाओ और व्यापार के माध्यम से अधिक अधिक क्या करो? लाभ कमाओ और अधिक से अधिक राजस्व की क्या करो? प्राप्ति करो। यह था इस चरण में मुख्य उद्देश्य। पहला चरण जिसको मैं बोला वाणिज्यिक पूंजीवाद या वाणिज्यिक चरण, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो बोला जा रहा है चरण, यह आपका औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है ना, 1813 से 1860। इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो चुकी है। तो इस दौरान इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? भारत से अधिक कच्चा माल को ब्रिटेन ले जाना। कच्चे माल को कहाँ ले जाना? ब्रिटेन ले जाना। और ब्रिटेन से अधिक वस्तुओं को भारत लाना। मतलब भारत का इस्तेमाल इन लोग बाजार के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूंजीवाद क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो मुख्य जो इसका एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कच्चा माल का क्या करो? भारत से यहाँ लाओ और यहाँ से अधिक निर्मित वस्तुओं को ले जाकर भारत के बाजारों में क्या करो? बेचो। ठीक है, ये इसका काम रहेगा। तो इन दोनों चरण में इन्होंने क्या किया है? भरपूर लाभ कमाया। प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्या हुआ? भरपूर लाभ कमाया है। अब ये जो तृतीय चरण है, ये तृतीय चरण में क्या रहेगा? मैं क्या बोला, ये जो फर्स्ट और सेकंड फेज है, इन दोनों के माध्यम से इन्होंने क्या किया? लाभ अर्जित किया है। लाभ अर्जित किया है मतलब क्या? पूंजी का संचय किया है। अब ये आएगा पूंजी का संचय जो हुआ है। अब बोला जाएगा ये जो पूंजी का संचय हो चुका है ना ब्रिटेन में, वो पूंजी जो है इस समय ब्रिटेन की स्थिति क्या है? तो ब्रिटेन की स्थिति क्या है? वहाँ पर औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो चुकी है। मतलब औद्योगिक क्रांति हो चुकी इन द सेंस क्या? जितने उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए थी हो चुकी है। ब्रिटेन के साथ साथ उनके अन्य यूरोपियन कंट्रीज में, अन्य यूरोपीय देशों में भी औद्योगिक क्रांति की घटना कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ जो है मांगे भी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब वस्तुओं की जितनी डिमांड होती है आम जनता के द्वारा, वह सब वो खरीद चुके हैं। अब उनको वस्तु भी नहीं चाहिए, मतलब डिमांड भी कम हो चुका है ना। और डिमांड कम हो चुका है मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर मंदी की स्थिति है पूरे यूरोप में, और उनके पास क्या हो चुका है? साथ में पूंजी का संचय। तो ये जो तृतीय जो चरण है वित्तीय पूंजीवाद का, इस चरण में क्या किया जाएगा? संचय पूंजी का लाभ के उद्देश्य से, भारत में निवेश किया जाएगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये तृतीय चरण है। तृतीय चरण में ये क्या चलेंगे? इनकी जो औपनिवेशिक नीति रहेगी, इसका मुख्य एजेंडा ये रहेगा, इसका मुख्य उद्देश्य कि भाई अब संचय पूंजी को क्या करना है? भारत में निवेश करना है। और निवेश करने के माध्यम से फिर वो क्या करेंगे? उसमें उद्योगों के भरोसे क्या करेंगे? लाभ अर्जित, उद्योगों की स्थापना करके लाभ कमाने इनका मुख्य लक्ष्य रहेगा तृतीय चरण में। तो इस चीज़ को आप लोग समझना थोड़ा। ये जो उपनिवेशवाद का तृतीय चरण है, इस तीनों चरण में इनकी अलग अलग क्या थी? जरूरतें थी, और उन जरूरतों के हिसाब से इन्होंने भारत के संदर्भ में क्या बनाया? नीतियाँ बनाई या भारत का इस्तेमाल किया। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्यों। अब हम लोग आते हैं कि रेलवे का विकास क्यों हुआ। तो पहला तो बात इसीलिए बोला जाता है कि पहला कारण बोला जाता है कि इसका विकास का संबंध उपनिवेशवाद के तृतीय चरण से है। उपनिवेशवाद के तृतीय चरण से है। तृतीय चरण के कारण, अब बात समझ रहे हैं? तृतीय चरण की बात हो रही है। तृतीय चरण में अभी बताया कि पूंजी का क्या हो चुका है? संचय हो चुका है, और उस पूंजी को अब भारत में लाभ के उद्देश्य से क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। तो उपनिवेशवाद का तृतीय चरण। दूसरा, ये यूरोप के निवेशक या ब्रिटेन के बोल सकते हो, ब्रिटेन के निवेशक ये क्या कर रहे थे?
सरकार पर दबाव बना रहे थे। निवेशक प्लस ब्रिटेन के निवेशक प्लस व्यापारियों ने क्या किया, सरकार पर दबाव बनाया कि भारत में क्या करो, रेलवे का विकास करो। बात समझ रहे हो आप लोग? रेलवे के विकास के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया ताकि भाई रेलवे का विकास करोगे तब ना हम पूंजी का निवेश करेंगे, विकास करोगे तब ना हमारा जो बाजार है हम भारत के अंदरूनी क्षेत्रों से कच्चा माल ला पाएंगे और साथ में हम क्या करेंगे, बाजार के रूप में वहाँ पहुँच पाएंगे करके। तो ये भी एक मेजर कारण था। तीसरा बोला जाता है सैन्य जरूरत के लिए, सैन्य जरूरत। तो सैन्य आवागमन के उद्देश्य हेतु भी सरकार के द्वारा कि रेलवे के विकास से क्या होता, सेनाओं की पहुंच सुगमता के साथ भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में क्या होती, सुनिश्चित होती। तो सैन्य आवागमन के उद्देश्य से, ताकि सुगमता पूर्वक ये क्या कर सके, सुगमता पूर्वक सभी क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित हो सके, सभी क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित हो सके, है ना। तो ये मेजर कारण था जिसके वजह से क्या किया गया, रेलवे का विकास किया गया। अब चलिए बात आता है इसका परिणाम क्या रहा। परिणाम, तो परिणाम में नकारात्मक, तो बोला जाता है कि इससे पहले तो क्या हुआ था, मुख्यतः शहरी उद्योगों का पतन हुआ था। शहरी उद्योगों का क्या हुआ था, पतन हुआ था। लेकिन रेलवे के विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों का पतन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ, है ना। विकास के कारण क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के कारण ग्रामीण उद्योगों का पतन हुआ। अन्य बोल सकते हो कि क्या हुआ, उपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला। मतलब क्या, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हुई, है ना। साथ में कच्चे माल का निर्यात ज़्यादा होने लगा। साथ में क्या, सेनाओं की सुगमता के साथ पहुंच सुनिश्चित होने लगी। उधर से उनको निवेश करने लगे और लाभ मिलने लगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या मैं बोल रहा हूँ, कच्चे माल का निर्यात होने लगा अधिक से अधिक, कच्चे माल का निर्यात ज़्यादा होने लगा। वस्तुओं का आगमन, ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन अधिक होने लगा। ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन अधिक हो रहा है ना। तो कच्चे माल का अधिक से अधिक निर्यात होने लगा और ब्रिटिश वस्तुओं का अधिक से अधिक क्या होने लगा, आगमन होने लगा। साथ में क्या बोल रहा हूँ, सेनाओं की पहुंच सुनिश्चित होने लगी। तो विस्तार में काम भी आया, विस्तार और विद्रोह को दबाने में सेनाओं की पहुंच क्या हुई, बढ़ी। साथ में क्या बोल रहा हूँ, पूंजी निवेश भी बढ़ा ताकि अधिक से अधिक लाभ मिले। तो इन तीनों को मैं सम्मिलित रूप से बोल सकता हूँ कि पूर्ण मिला के क्या हुआ, औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया। भारत के औपनिवेशीकरण को क्या मिला, मजबूती प्रदान किया इसने। औपनिवेशीकरण को, औपनिवेशीकरण मीन्स क्या, शोषण। उपनिवेश किसको बोला गया है, जब एक देश लाभ कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश के ऊपर क्या कर लेता है, राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करके उनका शोषण करता है। उद्देश्य क्या होता है, उनका शोषण करना, लाभ कमाना, उस देश का धन का दोहन करके या उस देश के संसाधनों का दोहन करके उनका शोषण करके लाभ कमाना। और इस लाभ कमाने के उद्देश्य से वह देश क्या कर लेता है, उस देश को अपना गुलाम बना लेता है। तो गुलाम बनाए देश को उपनिवेश बोला जाता है और जिसने बनाया है उसको मातृ देश बोला जाता है। तो कुल मिलाकर ये क्या हुआ, औपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला। और औपनिवेशीकरण क्या है, शोषण करना लाभ के उद्देश्य से। तो इसके कारण क्या हुआ, इनका लाभ बढ़ा, अधिक से अधिक शोषण करने लगे। तो इसी चीज़ को क्या बोल रहा है कि कुल मिलाकर औपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला।
अंग्रेजों की कोई भी नीति हो, हर नीति में आप ये लाइन जोड़ सकते हो कि औपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला करके। ठीक है, चलो अब आता है सकारात्मक पॉइंट। क्या भाई सकारात्मक कुछ पॉइंट निकल कर आया है? क्या भारत को कुछ लाभ हुआ इससे? तो बिल्कुल हुआ है। अंग्रेज नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ना चाहने के बावजूद भी भारत को क्या पहुंचा? लाभ पहुंचा है। क्या लाभ पहुंचा है? तो लाभ में क्या क्या बोलेंगे हम? तो ना चाहने के बावजूद भी क्या हुआ? भारतीय उद्योगों का भी विकास हुआ, आधुनिक उद्योगों का विकास तो हुआ, उनके द्वारा जो निवेश किया गया, उनकी बाजार तक पहुंच बनी, कच्चा माल अधिक से अधिक निर्यात होने लगा, वो सब हुआ है। लेकिन असहयोग के बावजूद, ब्रिटिशों के असहयोग के बावजूद, ब्रिटिशों के असहयोग के बावजूद क्या बोला जा रहा है? भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। यात्रा के दौरान रूढ़िवादी परंपराएं कमजोर पड़ी, रूढ़िवादी प्रथाएं कमजोर हुई। कमजोर तो रूढ़िवादी प्रथाएं इन द सेंस क्या? जातिगत भेदभाव, है ना, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की भावना या वर्गीय विभेद की भावना, वर्गीय विभेद, ये सभी भावनाएं क्या हुई? कमजोर पड़ी। अब भाई रेल में यात्रा करना है, आप भले हो गए अपने आप के लिए बहुत बड़े पूंजी पैसे वाले, लेकिन बगल में बैठा हो रिक्शा चालक है, आप ये तो नहीं बोल सकते कि आप भले बैठोगा रेल पे, रिक्शा वाला बैठा है करके। बात समझ रहे हो? या वो गरीब है या ये दूसरी जाति का है, बहुत उच्च जाति का होकर के मैं रेल में यात्रा नहीं करूँगा करके, है ना। तो ये सभी अवधारणाएं क्या हुई? कमजोर हुई। साथ में क्या बोल रहा है? इसके कारण क्या हुआ? राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी। राजनीतिक गतिविधियां मतलब क्या? अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बॉम्बे है, बंगाल है, पूना है, मद्रास है, इस सभी क्षेत्रों में क्या हुआ था? धीरे धीरे राजनीतिक संगठनों का गठन हो रहा था। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक संगठन थे उनके मध्य या उनके लोगों के मध्य आपसी मेल जोल वाला, आपसी मेल जोल बढ़ा। अब भाई रेलवे का विकास हो गया, कलकत्ता वाला आ रहा है पुणे वाले के पास, पुणे वाला जा रहा है मद्रास वाले के पास, मद्रास वाले जा रहे हैं कलकत्ता वाले के पास। तो इससे क्या हुआ? राजनीतिक गतिविधियां में वृद्धि हुई, है ना। या जो सक्रिय लोग थे इनके बीच आपस में मेल मिलाप बढ़ा, जिससे राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ? विकास हुआ। आप बोल सकते हो कि राष्ट्रवाद के उदय में या राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये क्या कर रहा है? रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी ओर क्या कर रहा है? लोगों को आपस में मिलाकर राजनीतिक गतिविधियों की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? विभिन्न क्षेत्रों में स्थित राजनीतिक संगठनों के लोगों के मध्य मेल मिलाप बढ़ा, जिससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायक हुई, या जिससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, कुछ भी बोलो, या राष्ट्रवाद की भावना के उदय में सहायक रही, है ना। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद के उदय, राष्ट्रवाद का इसमें ना सहायक शब्द जोड़ो, ठीक है, कि पर्टिकुलर ये एक कारण नहीं है इनके उदय में, बहुत सारे कारण हैं। तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में जो, यहां पर सब जो लिख देते हैं, जो
जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में या राष्ट्रवाद के उदय में क्या होगी, सहायक होगी। तो याद रखिएगा, रेलवे का विकास का उद्देश्य अलग था। उद्देश्य क्या था, भारत का शोषण अधिक से अधिक करना, यह उद्देश्य था और वो हुआ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ परिणाम उसका और दूसरा भी निकल के आया कि भारत में क्या हुआ, जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी वह समाप्त हुई, उसकी धारणा पर चोट पहुंची है ना, और साथ में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसलिए क्या किया, सहायता प्रदान किया। और इसी प्रकार आगे चलकर राजनीतिक संगठनों का मेल मिलाप बढ़ता जाता है और धीरे से लेकर फिर क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है, या उससे पहले भी अन्य संगठनों की स्थापना होती है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हम क्या बता रहे हैं, परिवहन। ठीक है, चलिए यह हमारा एक परिवहन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट किस पे, प्रशासनिक नीति पर, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में मैं सिविल सेवकों के बारे में बता दूंगा और दूसरा वीडियो जो रहेगा उसमें थोड़ा सा न्यायिक पुलिस और न्यायिक पढ़ना है, पुलिस पढ़ना है और थोड़ा सा, हाँ यही दोनों पढ़ना है, और थोड़ा सा वो आईपीसी सीआरपीसी वगैरह उसका संकलन कब किया गया इनके बारे में एक वीडियो में उसको बना देंगे। इस प्रकार से प्रशासनिक नीतियाँ भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश शिक्षा बता देंगे। ब्रिटिश शिक्षा कंप्लीट होने के बाद फिर आगे देखेंगे एक्ट स्टार्ट करना है या फिर हम लोग 1857 की क्रांति से आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।